जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। अपने नंबर को काउंट कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप लोगों के लिए, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या रदरफोर्ड ने की थी, या जे थॉमसन ने की थी, या फिर नील्स बोर ने की थी, या फिर जेम्स चैडविक ने की थी? बताइए साथियों। बस देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है साथियों। क्या है? आप याद रखिएगा, ईंट पर नाच। किस पर? ईंट पर नाच। ईंट पर आप नाच कीजिएगा। वैसे मेरे प्रिय छात्र बहुत सारे साथी क्या करते हैं, शादी में बहुत शौक से नाच करते हैं, लेकिन आप लोग को किस में नाच करना है? ईंट पर। तो देखिए, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो जाएगा थॉमसन, पौ से हो जाएगा प्रोटॉन, रॉ से हो जाएगा रदरफोर्ड, नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन, चौ से हो जाएगा चैडविक। तो बताइए साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज आपका क्या हो जाएगा साथियों? इस सवाल का जवाब आपका थॉमसन साहब किधर है? यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब बात भी आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में। बहुत मजेदार आज का ये क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और घबराना नहीं है। चलिए साथियों, दूसरा सवाल, कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या आपका विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? बताइए साथियों। तो देखिए, आप लोग को बताते चले कुछ बातें और, कि विटामिन जो आपका ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी होता है, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए, आपका किस विटामिन के वजह से रक्त का थक्का जमता है? तो आपका हो जाएगा कौन सा साथियों? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में ये रोल निभाता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम आपको बताना है। जल में और वसा में, जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है साथियों। प्यार से कमेंट बॉक्स में आप लोग को बता देना है। चलेंगे दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न में चलेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? देखिए, अनार जो है आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको पोमोग्रेनेट कहा जाता है साथियों। क्या उसका रंग लाल क्यों होता है? क्या क्लोरोफिल के कारण, या फिर एंथोसाइनिक के कारण, या कैरोटीन के कारण, या फिर बीटा कैरोटीन के कारण? बताइए साथियों। तो देखिए, कुछ बातें और जान लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कैरोटीन जो है, कैरोटीन आप लोग गाजर शौक से खाते हैं। गाजर, गाजर का रंग कैसा होता है साथियों? गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है साथियों? हरा। क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण क्या होता है? हरा। किसका रंग? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो बताइए प्रिय साथियों, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका एंथोसाइनिक। क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि अनार का रंग किसकी वजह से लाल होता है? एंथोसाइनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे तीन के बाद चौथा प्रश्न में। बोलिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, बहुत मज़ेदार सीरीज है आज। देखिए क्या साथियों, कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? देखिए, जिसको अपने भाषा में कि झाग बोलते हैं आप लोग, या फिर और भी अपना अपना सबका अलग भाषा है साथियों। तो देखिए, साबुन का जो झाग होता है, तो उसका बुलबुला गोल क्यों होता है? किस कारण से? क्या पृष्ठ तनाव के कारण, या घनत्व के कारण, या फिर आंतरिक बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जवाब दीजिए कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। या फिर यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती है? तो इन सभी का रीज़न एक ही है साथियों, और वो क्या आपका पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव। और ये भी बात आपका सवाल पूछा जाता है कि जो जो आपका कीड़ा है, कीड़ा साथियों, कीड़ा जो पानी में तैर सकता है, जो पानी में चल सकता है, किसके कारण? तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही। इन सभी बातों को भी आप लोग सुन करके नोट करते हुए चलेगा साथियों। तो बोलिए कैसा लग रहा है आज का सेशन आप लोगों को? अब तक हम लोगों ने 4 सवाल अटेम्प्ट कर लिए। चलते 4 के बाद 5वां सवाल। चलिए साथियों, 5वां सवाल देखिए। हमारी जो आंखें हैं, जो आंखें, तो आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है साथियों? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए देखने में आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में जब यही सवाल आ जाता है ना साथियों, वहाँ पे आप लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए बार बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। तो देखिए, आंख का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो रेटिना पे। इसको ध्यान रखिएगा। इसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है साथियों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो वो वास्तविक बनता है साथियों, और उल्टा बनता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो आपका कभी भी सीधा नहीं होगा, वो कैसा होगा साथियों? उल्टा होगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 5 के बाद प्रश्न 6 में चलेंगे। देखिए 6 आपका क्या है, कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न। यानी कहने का मतलब यह है साथियों, क्वेश्चन से आप घबराइए मत, कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है।
यानी अलग अलग जो माध्यम है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग कैसा होता है, क्या समान होता है या फिर भिन्न भिन्न होता है, और ठोस भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, या फिर भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, और भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो प्रिय साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न तो होता ही है, लेकिन गैस में सबसे अधिक बिल्कुल नहीं, गैस में सबसे अधिक नहीं होता है साथियों। गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा, गैस में सबसे कम होता है। और भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम नहीं साथियों, द्रव में सबसे कम नहीं होता है। अभी तो आप लोगों को पता है किस में सबसे कम होता है, तो गैस में सबसे कम होता है। और भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक, बिल्कुल साथियों, ठोस में सबसे अधिक होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉलिड जो है इसमें सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ देता है। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में, तो बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हर दिन आप लोगों के लिए हम लोग मज़ेदार सीरीज लेके आते हैं, बस आप लोग पढ़ते जाए, इंजॉय करते जाए, बस इतना ही काफ़ी है साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि रीजन हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है साथियों। हालांकि मछली जल की सही में रानी है, तो बताइए कि उसको, मछलियों को जब आप पानी से निकालते तो मर क्यों जाता है। ये भी हो सकता है ना कि जब वो पानी से बाहर निकलता है ना, देखता है कि इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा दुनिया देख करके वो हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे बेंग, और मर जाता है। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, बस जस्ट अ जोक। तो देखिए बताइए क्यों मरता है, क्या उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, या फिर वह श्वास यानी सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर वह जल में नहीं चल पाती है। बताइए साथियों, जब उसको बाहर निकाला जाता है क्यों मर जाता है। तो देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि मछलियाँ जो सांस लेता है किससे लेता है, गिल्स से लेता है, गिल्स से लेता है, गिल्स, शुभमन गिल नहीं बल्कि गलफरा, ठीक है साथियों। तो ये गिल्स से कैसा सांस लेता है, जो जल में जो ये जो गिल उसका ना सांस लेने में कहाँ पे मदद करता है, जो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसी को फिल्टर करके वो लेने का काम करता है। तो इसका गिल्स काम कहाँ पे करेगा, तो इसका गिल्स सिर्फ पानी में ही काम करेगा साथियों। इसका मतलब है कि ये बाहर काम नहीं करेगा। तो यहाँ से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि वो सांस नहीं ले पाती है। क्या साथियों, सांस नहीं ले पाती है, और जब सांस नहीं ले पाएगी तो उसका मरना तय है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आप देखिएगा कि पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य करता है, बॉल वायरिंग का कार्य करता है। जो पहिए में जो बॉल वायरिंग है, जो वायरिंग लगाया जाता है, वो किसका कार्य करता है। क्या वो घर्षण को बढ़ाने का काम करता है, या फिर गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है साथियों, या फिर स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है साथियों, या फिर मात्र सुविधा के लिए। तो देखिए साथियों, आप देखिएगा पहियों में ना वायरिंग लगाया जाता है ताकि क्या हो, जो गतिज घर्षण है ना साथियों, उसको वो बेलन घर्षण में बदलने के लिए। किसमें, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए। देखिए आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं भी बताते तो आप खुद से अपने से दिमाग लगा के साथियों सही इसका जवाब दे देते। चलिए साथियों, चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में। देखिए 9 है आपका कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। सही बात है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। देखिए आप पानी का गिलास ले लीजिए, उसमें आप एक बर्फ़ डाल दीजिए, डालने के बाद क्या कीजिए, उस समय ना आप जो पानी का स्तर है, लेवल जो है, उसको नोट कर लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद जब देखिएगा वो जो बर्फ़ आपका पिघल जाएगा, उस समय आप पानी का लेवल देखिएगा। तो साथियों दोनों कंडीशन में पानी का लेवल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि क्या स्तर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। क्या होगा साथियों, पानी का जो स्तर है उतना ही रहेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। देखिए 10 आप देखिएगा, बहुत लॉजिक वाला और मज़ेदार सवाल है। देखिए ट्रेन में सब कोई सफ़र किए लगभग। तो देखिए 2 रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, बताइए आप लोग। देखिएगा आप पटरियों में जाके देखे होंगे, जो 2 पटरियों के बीच में ना थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा जाता है। क्या रीज़न है, क्योंकि ऐसा स्थान छोड़ने से कुछ लागत बच जाती है, क्या ये रीज़न होगा, या फिर क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ये रीज़न होगा, या फिर आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, देखिए होता क्या है ना कि धातु का गुण क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना, और लोहा जो है वो एक धातु है। तो ये होता है क्या ना कि जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना साथियों, तो वो थोड़ा फैलता है, और ठंडा होने पर वो सिकुड़ता है। अब बताइए साथियों, उसको अगर खाली जगह नहीं छोड़ेगा तो जब वो फैलेगा तो किस जगह को एडजस्ट करेगा। तो इसलिए क्या करता है दिमाग लगा के कि पटरियों के बीच में क्या करता है, खाली जगह को छोड़ा जाता है। उससे क्या होगा कि जब वो फैलेगा तो वो जो खाली जगह है उस खाली जगह को एडजस्ट कर लेता है साथियों। फिर जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ के फिर अपने जगह में ही आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स को आप लोग भर दीजिए प्यार से। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न क्या है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। जैसे आप घर में बहुत कोई क्या बोलता होगा
कि तुम्हारा ना टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, बहुत तुम बढ़ गए हो। तो देखिए नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है साथियों, क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 98 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो साथियों अगर आप सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में कितना हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना साथियों 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं पे अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसको जब आप बदलिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत आसान सा सवाल था और बहुत मज़ेदार सवाल था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, कभी भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं 11 के बाद 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका है, आपका एक गुरुत्वाकर्षण से है कि जी का मान कितना होता है। बताइए आप लोग जी का मान कितना होता है। अगर आप लोग बता दिए तो बस आप लोग प्यार से इतना बता दीजिए कि बुच्चुन जो जी है, बुच्चुन छोटका वाला जी, इसका मान कितना होता है साथियों, ये भी आप लोग बता दीजिएगा, प्यार से बता दीजिएगा। हमें आप लोगों पर बहुत उम्मीद है और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते चलें। तो देखिए साथियों कैपिटल जी जो है ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो ये जो जी है कैपिटल जी, इसका मान देने का काम कौन किया था साथियों, ये आपका दिया था, बता रहे हैं आप लोग को, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था साथियों। आप लोग इस बात को सुन करके लिख लीजिए, कैपिटल जी का मान कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए इसका मान अगर पूछा तो इसका मान क्या हो जाएगा साथियों 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको यहीं से अगर पूछ देता कि बताइए प्रिय छात्रों कि बुच्चुन जो जी है, बुच्चुन जी यानी स्मॉल जी जो गुरुत्व त्वरण होता है उसका मान अगर पूछता तब आंसर क्या हो जाता, तब हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या होगा, बी। चलेंगे इसके बाद और मात्र कुछ ही प्रश्न है, 12 के बाद चलेंगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका क्या है साथियों कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बता दीजिए। बहुत मजेदार सवाल है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है साथियों। तो देखिए आप लोग को बताते चले कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप संगमरमर नाम सुने हैं, जो संगमरमर जिसको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो हो जाएगा साथियों। और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। आज आप लोग को रिएक्शन वगैरह करके नहीं बताएंगे। देखिए होता क्या है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसको काली चूना कहते हैं, ये जल के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ साथियों, जल के साथ रिएक्शन करके आपको क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। फिर यही बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब किसका निर्माण करता है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर बोला जाता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते चले। देखिए आप लोग एग्जाम का टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एग्जाम तो होना ही है, हर हाल में होना है और आपकी तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी। देखिए अगला प्रश्न कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है, क्या आंखों की दृष्टि में समस्या का पता लगाने के लिए, या फिर रक्त प्लेटलेट्स की गिनती के लिए, या फिर रक्तचाप को मापने के लिए, या फिर रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए। बताइए साथियों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए साथियों आप देखे होंगे 120/80 mmHg। तो ये 120 जो है इसी को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है साथियों, इसका इस्तेमाल होता है आपका रक्त को मापने में। किसको साथियों, सॉरी रक्तचाप को मापने में, रक्तचाप को मापने में नहीं, बीपी को मापने में। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यार से ये बता दीजिए कि बीपी को मापने जो जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए आप लोग ना कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, बताया कीजिए, वो आपको ही फायदा करेगा आगे चल करके। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। बताइए आप लोग, मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है उसका काम कौन करता है। क्या तिल्ली जिसको पलीहा बोलते हैं इंग्लिश में उसको स्प्लीन कहा जाता है साथियों, या फिर फेफड़ा, या फिर हृदय, या फिर यकृत। बताइए साथियों मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो देखिए साथियों ब्लड बैंक का काम कौन करता है आपका, वो आपका पलीहा करता है। कौन करता है साथियों, पलीहा करता है। अगर आपको यहाँ से ये सवाल पूछ देता कि बताइए प्रिय छात्रों कि RBC और WBC इसका अगर कब्रिस्तान की बात कर देता, इसका कब्रिस्तान, तब भी क्या जवाब हो जाता साथियों, तब भी पलीहा ही होता। इस सब बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन के अलावा जो भी बातें आप लोग को बताते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और साथ साथ में आप लोग ना उस बात को भी नोट करते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से नहीं वहाँ से पूछ दे तो आपको कहीं से नहीं छोड़ना, ना यहाँ से ना वहाँ से साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। तो बताइए आप लोग का जोश कैसा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
चलिए साथियों अगला प्रश्न कि विद्युत परिपथ में प्रभावी धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र, यानी धारा का मान को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करता है, क्या गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर या आमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों। तो देखिए आप लोगों को पता है कि इसका किसका इस्तेमाल करते हैं धारा का मान मापने के लिए, आमीटर का। किसका साथियों, आमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसमें साथियों, विभवांतर को मापने के लिए, इस बात को आप लोग जानते हैं। और गैल्वेनोमीटर जो है वो पता करने के लिए कि विद्युत धारा में यानी सॉरी परिपथ में विद्युत धारा का यानी विद्युत धारा को पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या 17 आपका क्या है कि अम्लराज क्या है। अम्लराज जिसको एक्वारिजिया कहते हैं, इसका बोलिए ये आपको ये अम्लराज क्या है, किसका मिश्रण है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, कभी कभी तो डायरेक्ट इसका रेशियो पूछ देता है साथियों। तो देखिए आप लोग को बताते हैं कि अम्लराज जो है ना वो सांद्र, जब भी तनु आपको देखिए, तनु को पहले काट दीजिए, तनु काट दिए, अब बचा सांद्र। तो सांद्र किसका होता है साथियों, सांद्र आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सॉरी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप लोग को बोले थे कि रेशियो क्या होगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा जो HCl है उसमें कितना लीटर आपको दिख रहा है, 3, तो उधर हो जाएगा HCl का मात्रा 3 हो जाएगा। HNO3 आपका 1 हो जाएगा, यानी 1:3। तो कहीं कहीं पे आपका 3:1 भी लिखा रहता है साथियों, तो ये गलत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि अगर 3:1 लिखा है तो इसका मतलब है कि आगे में HCl लिखा होगा, बाद में आपका HNO3 लिखा हुआ रहेगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि HCl में 3 लीटर, तो उसका एक को पता रखिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब ट्रिक हम लोग खुद से बनाने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को ना बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में। बताइए हाउस द जोस। बताइए साथियों, देखिए अगला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, बताइए। इस सवाल में ना हमेशा कंफ्यूजन अब तक बना हुआ है कि देखिए हालांकि आंसर तो वाटसन एवं क्रिक है, वाटसन व क्रिक है, लेकिन इसमें अभी भी कंफ्यूजन है साथियों, क्योंकि बीपीएससी बहुत बार इसको गलत कर चुका है। लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, वाटसन व क्रिक हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या हो जाएगा, किसने दिया था, वाटसन व क्रिक हो जाएगा। साथियों कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बताइए कि डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए साथियों ये जो डीएनए है ना, ये आपका डीएनए इसको अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पिता का गुण को ना, माता पिता का जो गुण है वो आप तक यानी संतान तक लाने का काम कौन करता है साथियों, डीएनए ही करता है। तभी तो कोई अगर मामला हो जाता है गांव समाज में तो डायरेक्ट क्या समाज में बात उठती है कि उसका डीएनए चेक करो। इसलिए क्योंकि माता पिता का गुण उस बच्चे में जो आता है तो उसका पता किससे चलता है, डीएनए से ही पता चलता है साथियों। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे, बहुत मजेदार सीरीज है। देखिए 19वां प्रश्न आपका क्या है, अल्केन अल्किन अल्काइन कह दो ना +2, कह दो ना -2। तो देखिए कितना मजेदार है साथियों, अल्केन अल्किन अल्काइन। तो यहाँ से आपका ना चाहे अल्केन पूछ दे या अल्किन पूछ दे या अल्काइन पूछ दे, बिल्कुल भी आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत आसान है। फिलहाल अल्किन पूछा था तो अल्किन का क्या हो जाएगा साथियों, CnH2n। अल्केन का क्या हो जाएगा, +2, तो कह दो ना +2 अगर पूछ देता तो CnH2n +2 या अल्केन हो जाता, अल्किन का CnH2n हो गया, और -2 अगर रहता तो आपका अल्काइन का हो जाता साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेंगे इसके बाद आखिरी प्रश्न में आज के सेशन का। देखिए आखिरी प्रश्न आपका है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी जिसमें वो उबलता है, तथा हिमांक यानी FP यानी जिसमें वो ना आपका क्या होता है, वो बर्फ बनता है, क्रम से कौन सा है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री सेल्सियस। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिएगा तो यहाँ पे बच्चा ना कन्फ्यूज करेगा साथियों। क्यों कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि देखिए 0 और 100 तो होता है, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। क्वेश्चन में आपका क्या है कि पहले BP बोला है, पहले क्या बोला है BP, तो BP कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका तब बोला FP, तो FP कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि किस ताप पर, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और केल्विन यानी सेल्सियस और केल्विन का मान बराबर होता है साथियों। किस ताप पर, आप लोग को प्यार से कमेंट बॉक्स में बताना। ये आप लोग का रहा होमवर्क रहा, ये आप लोग का क्या रहा साथियों, होमवर्क रहा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस ताप पर सेल्सियस का मान और केल्विन का मान आपस में बराबर होता है। तो बताइए साथियों आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते चले। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल इंजॉय करते जाए और पढ़ते जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।